जाता है तो प्रोडक्ट डिस्काउंट पर मिल जाता है और उसके साथ लोग को लगता है एक आधार कार्ड से इसकी ज्वाइनिंग होती है तो लोग इसको ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब वो करीब आते हैं इस व्यवसाय के और जब वो अपना टीम बनाने का प्रयास करते हैं और लोगों के पास जब वो जाते हैं तो उनके पास कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस हैं। जो बेसिक इंफॉर्मेशन अगर उनके साथ में हो तो फील्ड में वो अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं। उनका कॉन्फिडेंस अपना बिल्ड रहता है, वो अपने कॉन्फिडेंस के साथ में लोगों से बात करते हैं, लोगों की अच्छी क्लोजिंग कर पाते हैं। तो इन सभी चीजों के लिए आज जो इंफॉर्मेशन मैं आपके बीच शेयर करने जा रहा हूं, इस इंफॉर्मेशन को एक स्टोरी की तरह आप याद रखिए और ये आपको अप टू डेटेड रखेगा। और ये इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो फील्ड में आप लोगों से बात करने जाइएगा तो बात करते समय आपके पास ये इंफॉर्मेशन काफी काम आएगा। तो फोकस्ड रहिए मेन स्क्रीन पर और जो कुछ बताने का प्रयास किया जा रहा है उस चीज को समझिए। आज हम लोग चर्चा करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास क्या है, वर्तमान क्या है और इसका फ्यूचर क्या है। इन चीजों को आज हम लोग यहां समझेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली है क्या? लोग फील्ड में बहुत तरह की बातें हैं इसको लेकर के। जब आप लोगों से मिलने जाते हैं तो लोग आपको समझाते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। आज अब समझ लीजिए वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। तो नेटवर्क मार्केटिंग को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि हम सभी लोग इस मार्केट के कंज्यूमर हैं। और कंज्यूमर हम आज से नहीं है, कई पीढ़ियों से हम इस मार्केट के कंज्यूमर हैं। और जब हमारी जरूरतें बढ़ी, कुछ चीजों को हमने सीखा, कुछ चीजों का इस्तेमाल करने का हमने जब मन बनाया, जैसे हम लोगों ने दांत साफ करने की बात सोची तो दांत साफ करने के लिए एक तो पहले तरीका था जो नेचुरल दातून वगैरह से लोग दांत साफ करते थे। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा लोग फास्ट हुए और लोगों को रेडीमेड प्रोडक्ट की जरूरत पड़ने लगी। लोगों को स्नान करने के लिए साबुन की जरूरत पड़ने लगी, चाय की जरूरत पड़ने को लगी, कॉफी की जरूरत पड़ने लगी। तो जिस तरीके से कंज्यूमर को प्रोडक्ट की आवश्यकता होने लगी और उसी समय कुछ लोगों ने सोचा कि चलो इतने सारे लोग हैं, इनको प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। तो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए इनको तो प्रोडक्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट इनके पास आएगा कहां? तो लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने जिनका दिमाग चला उस समय, उन लोगों ने फैक्ट्री लगा लिया और फैक्ट्री लगाकर लोगों ने प्रोडक्ट तैयार करना शुरू किया। मतलब एक कंपनी बन गई जो उस प्रोडक्ट का निर्माण करने लगी जो प्रोडक्ट कंज्यूमर को इस्तेमाल करना होता है। अब देखिए जब फैक्ट्री में वो प्रोडक्ट बन तो गया, बनकर तैयार हो गया। अब दिक्कत क्या थी कि उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर के पास कैसे पहुंचाया जाए। तो कंज्यूमर के पास पहुंचाने के लिए ये तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर जो थे वो तो प्रोडक्ट बना करके बस अपना काम उन्होंने कर लिया। तो अपने काम को सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आई कि चलो ऐसा करते हैं कि जो कंपनी प्रोडक्ट सीएनएफ हो जाए, कि जो कंपनी से प्रोडक्ट बना वो कंपनी से निकालकर उसको सीएनएफ के पास पहुंचा दिया गया। मतलब एक स्टेप आगे बढ़ा गया। तो कुछ लोग सीएनएफ हो गए क्योंकि लोगों को प्रोडक्ट यूज करना है और कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, तो अब प्रोडक्ट पहुंचेगा सीएनएफ के पास। अब सीएनएफ के पास प्रोडक्ट पहुंचेगा, फिर भी चैलेंज बरकरार था कंज्यूमर के पास कैसे प्रोडक्ट पहुंचे। तो उसके बाद कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स तैयार कर लिए गए। डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या है, सीएनएफ के यहां से प्रोडक्ट लेकर और कंज्यूमर के थोड़ा और क्लोज पहुंचना, थोड़ा और करीब में आना। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचने के बाद भी जो प्रॉब्लम थी वो तो एज इट इज थी, वो तो बनी हुई थी। कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट अभी भी नहीं पहुंच रहा है। तो फिर क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद होलसेलर हो गए। हर क्षेत्र में, हर एरिया में एक होलसेलर बनाया गया जो किसी खास कंपनी के प्रोडक्ट को वो अपने पास बल्क में स्टोर करके रखते हैं। और उसके बाद होलसेलर के बाद गली गली, जर्रे जर्रे, चप्पे चप्पे में रिटेलर्स तैयार किए गए। मतलब ये एक व्यवस्था बनाई गई। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था कंज्यूमर प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा और उसको कोई बनाने वाला, कोई सीएनएफ, कोई डिस्ट्रीब्यूटर, कोई होलसेलर, कोई रिटेलर, और ये बनकर ये बीच में जितने लोग हैं इन सभी लोगों का एकमात्र काम था कि जो प्रोडक्ट तैयार हुआ उस प्रोडक्ट को कंपनी से लेकर के कंज्यूमर के पास पहुंचाना।
उसके बाद मार्केटिंग में प्रतिस्पर्धा हुई, और जब प्रतिस्पर्धा हुई तो कई कंपनी, एक ही चीज जैसे टूथपेस्ट है तो टूथपेस्ट को बनाने वाली बहुत सारी कंपनी मार्केट में थी। अब कंपटीशन जब उनके बीच में हुआ तो उन एडवर्टीजमेंट का एक होड़ शुरू हुआ, और एडवर्टीजमेंट की बात शुरू हुई। टेलीविजन में, रेडियो में, सोशल नेटवर्किंग, ईमेल्स, एडवर्टाइजिंग, न्यूज़पेपर, मैगजीन, लिफलेट, बहुत सारे जरिया थे जिस जरिया से अपने अपने प्रोडक्ट का कंपनी एडवर्टीजमेंट करती है। और ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था परंपरागत व्यवस्था है, और इन्हीं सभी चीजों के कारण आप देखिए हुआ क्या हुआ, ये कि अगर कोई प्रोडक्ट 35 रुपया में बन के फैक्ट्री से बाहर निकला तो इन पूरे व्यवस्था को संतुलित करने के लिए सारे लोगों को मुनाफा दिया गया, और उस मुनाफा के बाद सबको मुनाफा देते हुए कंज्यूमर के पास जो प्रोडक्ट पहुंचा उसकी कीमत हो गई 100 रुपया। 35 रुपये में अगर कंपनी से वो डायरेक्ट कनेक्शन में होता तो प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कर रहा है कंज्यूमर, वो कंज्यूमर मात्र 35 रुपए का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इस व्यवस्था के कारण 100 रुपये में प्रोडक्ट उसको इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और ये जो व्यवस्था है, आप अगर इसको देखें, प्रत्येक 100 रुपये की खरीदारी में 65 रुपया मार्केटिंग ओवरहेड है, और ये किसी भी देश, किसी भी मुल्क का सबसे बड़ा पैसा होता है। और सबसे ये बड़ा पैसा जो है, कंज्यूमर तो हर कोई है, लेकिन हर कोई सीएनएफ नहीं है, हर कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, हर कोई होलसेलर और रिटेलर नहीं है। पूरी दुनिया की आबादी का 7%, 7% लोग जो हैं वो इस व्यवस्था में आते हैं। कोई मैन्युफैक्चर है, सीएनएफ है, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सब जो हैं पूरी दुनिया में मात्र 7% लोग हैं। और प्रोडक्ट कंज्यूम करने वाले कितने लोग हैं, तो 100% लोग प्रोडक्ट कंज्यूम करने वाले हैं। मतलब आप समझ लीजिए, आप अगर अपनी कमाई कर रहे हैं तो अपनी कमाई में आप बचत कितना कर पाते हैं। 90% तो आप निश्चित रूप से जो कमाई आपकी होती है वो तो आप खर्च करते हैं इस बाजार में, और इस बाजार में जो भी आप खर्च करते हैं, मतलब 93% लोगों की कमाई का 90% दुनिया के 7% लोगों के पास जा रहा है। और जो लोग इस बीच में आते हैं, जो मिडिल मैन हैं, वो मिडिल मैन अमीर बनते जा रहे हैं, और कंज्यूमर बरसों से प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहा है, कमाई का एक बड़ा हिस्सा मार्केट में खर्च कर रहा है, और उसको क्या मिलता है, उसको मिलता है 35 रुपए का सामान 100 रुपए में। इस पूरी व्यवस्था को ध्यान से देखिए, इस पूरी व्यवस्था में हर कोई एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और हर कोई इस व्यवस्था में पैसा कमा रहा है। सिर्फ एक कंज्यूमर है जो सबका पेट भर रहा है, जो सबके सपनों को पूरा कर रहा है। और ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हम परंपरागत बाजार व्यवस्था कहते हैं। और परंपरागत बाजार व्यवस्था में आज जिस डायरेक्ट सेलिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग इस व्यवस्था में एक छोटा सा बदलाव है। बदलाव क्या हुआ, किसी ने दिमाग लगाया, किसी ने सोचा। हम उसके बारे में आपको बताएंगे कि किसने इसके बारे में सबसे पहले सोचा। लेकिन एक आदमी ने दिमाग लगाया, एक आदमी ने सोचा, ये तो गलत बात है। ये गलत बात है कि 35 रुपए का सामान लोग 100 रुपया में इस्तेमाल करता है, और अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा मुट्ठी भर लोगों के पास में वो देता है। तो उसने व्यवस्था को चेंज करने की एक कल्पना उसके मन में आई। उसने सोचा कि सिस्टम अगर ऐसा हो जाए तो कैसा रहेगा। उसने सोचा सिस्टम अगर ऐसा हो जाए, कंपनी प्रोडक्ट बनाए और बीच में कोई मिडिल मैन नहीं रहे, और ना ही उसका कोई एडवर्टीजमेंट हो, कंपनी प्रोडक्ट बनाए और कंज्यूमर के पास वो प्रोडक्ट जाए, तो कंज्यूमर के लिए कितना फायदेमंद होगा। ये बीच का जो 65% है, वो 65% वो बचत होगा, वो 65% कंज्यूमर के सपनों को पूरा करने के लिए होगा। और इतना ही नहीं, ये व्यवस्था आगे चलेगा कैसे, तो डायरेक्ट मार्केटिंग एक ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था में कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, बीच में कोई मिडिल मैन नहीं है, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट पहुंचता है, और कंज्यूमर को एक अधिकार दिया गया। हर कंज्यूमर के पास अपना एक सर्किल होता है, अपना एक रिलेटिव्स होते हैं, रिलेशन का सर्किल होता है, फ्रेंड सर्किल होता है, होम सर्किल होता है। और एक कंज्यूमर जब प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता है तो एक कंज्यूमर को अधिकार है कि वो एक बड़ा सा टीम बना सकता है,
और जिस प्रोडक्ट से वो खुद संतुष्ट है उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को अपने जान पहचान के लोगों के बीच में शेयर करता है और इससे एक बड़ा टीम बनता है और टीम में जो प्रोडक्ट का कंजम्पशन होता है वो कंजम्पशन उसका जो हिस्सा है वो एक सिस्टम के जरिए कंज्यूमर के पास आता है। मतलब 65% जो 7% लोगों के पास जाता था वो 65% कंज्यूमर के पास रहता है। तो ये जो व्यवस्था है इस व्यवस्था को हम लोग डायरेक्ट मार्केटिंग कहते हैं और ये इसी तरीके से काम करता है। अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास क्या है, काफी रोचक है और इस जानकारी को आपको समझना चाहिए, आपको जानना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले आपका परिचय हम कराते हैं। आपके स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में एक व्यक्ति की तस्वीर है और इस व्यक्ति का नाम है कार्ल रेनबर्ग। कार्ल रेनबर्ग जो बेसिकली चाइनीज थे, चाइना मूल के निवासी थे और ये एक वैज्ञानिक थे, ये एक साइंटिस्ट थे। और इन्होंने क्या किया था, ये बात है 1934 में। 1934 में ही इनको इस बात का एहसास हो गया था कि आने वाले समय में दुनिया इतनी फास्ट हो जाएगी कि लोगों का ध्यान जो उनको खान पान जो नहीं होगा और लोगों को जरूरत होगी अपने शरीर को सही रखने के लिए, अपने हेल्थ को सही रखने के लिए लोगों को सप्लीमेंट की आवश्यकता होगी। ये बात इनको 1934 में समझ में आ गई थी और 1934 में ही इन्होंने जड़ी बूटियों से कुछ विटामिन को इन्होंने तैयार किया। मल्टी विटामिन था, इसको इन्होंने तैयार किया और उसकी मार्केटिंग करने के लिए ये चले गए यूएसए, अमेरिका। और 1934 में अमेरिका में इन्होंने अपनी एक छोटी मोटी कंपनी बनाई, मतलब खुद प्रोडक्शन करते थे, वही मल्टीविटामिन बनाते थे। और चूंकि अमेरिका में उनका प्रोडक्ट सेल हो जाए इसलिए उन्होंने उसका नाम रखा था कैलिफोर्निया विटामिन्स। और कैलिफोर्निया विटामिन्स नाम से एक कंपनी उन्होंने 1934 में अमेरिका में शुरू किया। लेकिन एक चैलेंज इनके साथ में था, इनके पास तो केवल प्रोडक्ट्स थे, इनके पास ना तो उतना कैपिटल था, ना इनके पास वो व्यवस्था थी, ना इनके पास उतना नेम और फेम था कि वो इस तरीके से मतलब मार्केटिंग उसकी नहीं कर पा रहे थे। बस 2-4 10-20 लोगों को ये पहचानते थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि अपने जो जान पहचान के लोग थे उनको बुलाया और उनको उन्होंने अपने कैलिफोर्निया विटामिन के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में मतलब फेस टू फेस लोगों को जानकारी दिया। हमने ये बनाया है, आप इसका इस्तेमाल करें, आपको इससे ये बेनिफिट होगा। अब इनके कहने पर कुछ लोगों ने प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया और जब प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया तो इन्होंने देखा कि उनको जब बेनिफिट हुआ तो कुछ और भी लोग इनके पास आने लगे। जब भी इनके पास नए कस्टमर आते थे तो ये कस्टमर से पूछते थे कि आप किस तरह आए हैं, आपको किसने बताया इसके बारे में। तो वो बोलता था जो आदमी पहले इनका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर चुका होता था वो उसका नाम बताता था कि उनके कहने पर, उनके रेफरेंस पर मैं आपके पास आया हूं। इनके मन में एक आइडिया आया, जब हमारा कंज्यूमर प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट उसको नहीं, इकोनॉमिकल बेनिफिट उसको नहीं है, फिर भी उसके कहने से लोग अगर हमारे पास आते हैं तो क्यों नहीं प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उनको दे दिया जाए। उसके बाद इन्होंने शुरुआत किया एक ऐसे सिस्टम का, एक ऐसे बिजनेस मॉडल का कि वो अपने कंज्यूमर को ही जो बेनिफिट होता था उस बेनिफिट का कुछ हिस्सा देने लगे कि आपके रेफरेंस के कारण अगर कोई प्रोडक्ट बिकता है तो उसमें इतना परसेंट आपका होगा। और धीरे धीरे उनकी कंपनी बड़ी होने लगी, बड़ी धीरे धीरे उनकी कंपनी फैलने लगी। और इस तरीके से 1939 में मात्र 5 साल का समय लगा और 5 साल में एक बड़ी ब्रांड ये बन चुकी थी अमेरिका की और उसका नाम इन्होंने न्यूट्रीलाइट रखा था। ये न्यूट्रीलाइट नाम से आप सब सारे लोग परिचित होंगे, मोस्टली लोग परिचित होंगे न्यूट्रीलाइट ब्रांड से। और ये 1939 में उसी कैलिफोर्निया विटामिन का नाम को चेंज करके इसको न्यूट्रीलाइट किया गया, जिसका मेन मोटो था रेफरेंस बेस्ड मॉडल से प्रोडक्ट आएंगे और प्रोडक्ट का सेल होगा। उसके बाद एक और बदलाव हुआ। ये जो दो तस्वीर आपके सामने है, ये एक तस्वीर है जे वैन एंडल और रिचर्ड डिवोस। जे वैन एंडल और रिचर्ड डिवोस दो दोस्त थे
और इन्होंने भी 1900 मतलब 49 में इन्होंने न्यूट्रीलाइट को ज्वाइन किया। न्यूट्रीलाइट में ये भी प्रोडक्ट का लेने गए, न्यूट्रीलाइट को इन्होंने ज्वाइन किया और ये भी अपने प्रोडक्ट का जो फीडबैक था वो शेयर करके कंज्यूमर न्यूट्रीलाइट को ये देते थे। और इनका दिमाग जो था वो इस बिजनेस की आगे चलकर ये बिजनेस क्या हो सकता है इस संदर्भ में ये काफी एडवांस इनकी सोच थी। और इन्होंने परिकल्पना की 1949 में तो न्यूट्रीलाइट में ये जुड़े थे, लेकिन मात्र 10 साल में 1959 में इन्होंने अपनी एक कंपनी बना ली और जिस कंपनी का नाम एमवे है। और आप सभी लोग इस कंपनी से वाकिफ हैं। 1959 में अमेरिका में एमवे कंपनी की शुरुआत हुई और ड्यू टू इट्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, चूंकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है यहां, 2 कंज्यूमर ने 4 कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन दिया, 4 ने 16 को इंफॉर्मेशन दिया, तो इस बिजनेस मॉडल को फैलने में ज्यादा समय नहीं लगा और 1972 तक पूरे अमेरिका में एक लोकप्रिय बिजनेस मॉडल बन गया और एमवे एक बड़ी कंपनी, एक बड़ी ना ब्रांड बन गई। अब समझ लीजिए इतनी बड़ी ब्रांड बन गई कि 1994 आते आते एमवे ने उसी न्यूट्रीलाइट को परचेज कर लिया, उस न्यूट्रीलाइट को खरीद लिया जहां से इन लोगों ने नेटवर्क को शुरू किया था, डायरेक्ट मार्केटिंग को शुरू किया था। अब एमवे पूरे अमेरिका में फैलने के बाद दुनिया के अलग अलग देशों में जाने की योजना बनाने लगी और अब बारी थी हिंदुस्तान की, इंडिया की। एमवे योजना बना रही थी इंडिया में बिजनेस को शुरू करने की और उसी समय भारत में डायरेक्ट मार्केटिंग में एक बड़ा टर्न आया। और भारत में डायरेक्ट मार्केटिंग में टर्न ये आया कि मार्च 1996 में हिंदुस्तान की एक जानी मानी बिजनेस ग्रुप मोदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, मोदी इंटरप्राइजेज ने 30 मार्च 1996 को एमवे को इंडिया में आने से पहले ही 1996 में नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत कर दी गई। और हम सभी लोगों के लिए एक गर्व की बात है कि हम हिंदुस्तान की पहली कंपनी हैं जिसने हिंदुस्तान में डायरेक्ट मार्केटिंग को शुरू किया। 1996 में हिंदुस्तान में समीर मोदी सर ने मोदी केयर की शुरुआत की और मोदी केयर अभी छोटे शिशु की तरह था, छोटा बच्चा था, ना एक्सपीरियंस था, ना ही उस तरीके का कोई लीडरशिप था। लोग देश में नेटवर्क मार्केटिंग को समझते नहीं थे। मोदी केयर अपनी शुरुआती समय में संघर्ष से गुजर रहा था और यह संघर्ष और बड़ा हो गया क्योंकि 1998 में एक कंपटीटर सामने आकर खड़ा हुआ। वो कंपटीटर जो दुनिया के 165 देशों में बिजनेस करता था, 165 देशों का लीडरशिप जहां पर था। एमवे 1998 में आई और उसके बाद एमवे का ऑलरेडी बना हुआ नेटवर्क था। चूंकि मोदी केयर और एमवे दोनों ऐसे प्लान के साथ में थे जहां एक प्लान था, जहां एक सिस्टम था पैसा कमाने का और साथ में ही कुछ प्रोडक्ट्स थे। तो प्लान और प्रोडक्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट था। मोदी केयर भी संघर्ष करके आगे बढ़ रही थी, लेकिन एमवे काफी तेजी से फैला और काफी तेजी से लोगों के बीच में पहुंचा। एमवे का जो प्लान था, पहली बार इंडियंस को पता चला कुछ ऐसा भी काम है जिस काम से पैसिव इनकम हो सकता है, कुछ ऐसा भी काम है जिस काम से अनलिमिटेड इनकम हो सकता है, कुछ ऐसा भी काम है जिस काम से उनके सपने पूरे हो सकते हैं। और मिडिल क्लास के पास जब ये प्लान पहुंचा तो इंडिया में लोगों ने इस प्लान को हाथों हाथ लिया। एमवे गांव में, शहर में मतलब पूरे भारत में बहुत कम समय लगा और बहुत कम समय में एमवे पूरे भारत में फैल गई। लोगों ने ज्वाइन कर लिया, इसलिए ज्वाइन कर लिया क्योंकि लोगों को प्लान बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक परेशानी ये हुई, लोगों ने ज्वाइन तो कर लिया, प्लान उनको अच्छा लगा था, लेकिन दिक्कत ये थी कि एमवे का जो प्रोडक्ट था वो इंडियन की जो इनकम है, एवरेज इंडियन की जो इनकम है, उस इनकम को मैच नहीं कर रही थी। लोगों ने एक बार प्रोडक्ट परचेज कर लिया, लोगों ने ड्रीम को देख करके प्रोडक्ट परचेज कर लिया, लेकिन वो प्रोडक्ट उनको, अब उनका जो कारबाज था, लोगों के पास कार थी नहीं, तो लोगों ने भैंस को धो धो के उस प्रोडक्ट का किसी तरह से खपाया और एमवे का एक बार जो नेटवर्क बना वो सिमट कर कुछ जगह पर रह गया क्योंकि लोगों में प्रोडक्ट को रिपर्चेज करने की एबिलिटी नहीं थी।
और इस तरीके से धीरे धीरे नेटवर्क सिमटता गया एमवे का। और मोदी केयर तब भी अपना संघर्ष जारी रखे हुई थी। मोदी केयर संघर्ष कर रही थी, धीरे धीरे कुछ कुछ लीडरशिप उभर कर सामने आ रहे थे, लेकिन सामने कंपटीटर इतना बड़ा था कि हालत अच्छी नहीं थी। उसके बाद कुछ लोगों ने दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया? लोगों ने दिमाग लगाया कि चलो इंडिया में एक चीज तो हो रहा है कि लोगों को प्रोडक्ट पसंद नहीं है, लेकिन लोगों को प्लान तो पसंद आ रहा है। तो क्यों नहीं कुछ ऐसा किया जाए, कुछ जुगाड़ लगाया जाए। और जुगाड़ ये लगाया गया कि अब प्रोडक्ट को हटा देते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट से ही आपको दिक्कत है ना, तो प्रोडक्ट को हटा देते हैं और उसके जगह पर सिर्फ मनी रोटेशन स्कीम चलना शुरू हो गया कि आपको कुछ नहीं खरीदना, आपको कुछ नहीं जो बेचना, आपको बस क्या करना है, लोगों को मेंबर बनाना है। मेंबर बनाइए 5,000, 10,000, 20,000, और इस तरीके से लोगों का इसका पैसा उसके पास, उसका पैसा उसके पास, और ऊपर के लोग पैसा कमाए और बहुत सारे लोगों का पैसा उस जुगाड़ के कारण बहुत सारे लोगों का पैसा फंसा। जो मेरे एज ग्रुप के लोग होंगे, आज भी आप उनसे नेटवर्क मार्केटिंग की आप बात करिए, किसी भी गांव में आप चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, मेरे एज ग्रुप के जो लोग होंगे वो आपको बताएंगे कि उनके पास भी कोई कंपनी आई थी, वो इतना पैसा लेकर चली गई, वो उतना पैसा लेकर चली गई। ये सब कुछ 10 से 15 साल अपने हिंदुस्तान में नेटवर्क को बदनाम करने के लिए ये जुगाड़ वाला खेल चलता रहा। लोगों को सपना दिखाया गया और लोगों के पैसों का बंदरबाट किया गया। कुछ लोगों ने पैसा कमाया, लेकिन अधिकांश लोगों ने पैसा लुटाया, पैसा गवाया। बहुत सारे फ्रॉड के केस आने लगे, बहुत सारी कंप्लेंट्स होने लगी, बहुत सारे पॉन्जी स्कीम मार्केट में थे, बहुत सारे चीट फंड कंपनी मार्केट में आ गई। मतलब पूरी तरह से मार्केट गंदा हो चुका था। और जब सरकार के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहुंची, सरकार के पास जब कंप्लेन गई, तो सरकार ने सोचा आखिर ये है क्या चीज, इतने लोग कंप्लेन करते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत की एक जो फिक्की दो सर्वे एजेंसी को एक काम सौंपा। नाम मैं बताता हूं कौन सी एजेंसी थी वो, उसको एक काम सौंपा और काम सौंपने के बाद बताया कि आप रिपोर्ट ला करके दीजिए कि वास्तव में इस इंडस्ट्री की सच्चाई क्या है। और वो जो इंडस्ट्री थी, वो जिस एजेंसी को ये काम सौंपा गया, एक एजेंसी थी फिक्की, भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य महासंघ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पार्ट है, और दूसरा केपीएमजी, जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑडिटिंग की कंपनी है, सर्वे की कंपनी है। इस दोनों कंपनियों ने एक साझा सर्वे किया डायरेक्ट मार्केटिंग के ऊपर, और एक ऑथेंटिक रिपोर्ट 68 पन्नों का एक ऑथेंटिक रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया। फिक्की और केपीएमजी का वो साझा रिपोर्ट है। आप अगर चाहें तो इंटरनेट से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वो रिपोर्ट की कुछ बातें थी, जो बात आपकी आंखों को खोल देगा, और जो इंफॉर्मेशन भारत सरकार की आंखों को खोला। उस रिपोर्ट में बताया गया था कि जिस इंडस्ट्री को, जिसको आप छोटा मोटा इंडस्ट्री आप समझ रहे हैं, वो इंडस्ट्री छोटा मोटा इंडस्ट्री नहीं है। पूरी दुनिया में 2017 में ये रिपोर्ट सौंपा गया, और 2017 में बताया गया कि ये इंडस्ट्री पूरी दुनिया में 189.6 ग्लोबल, मतलब यूएस डॉलर का ये व्यवसाय करती है। 189 यूएस डॉलर का आप मतलब अगर आप समझते हैं तो मतलब इतने बिलियन का, 189 बिलियन यूएस डॉलर का कारोबार करती है। और 1 बिलियन यूएस डॉलर का मतलब होता है 73 अरब 18 करोड़ 9 लाख। अब कैलकुलेशन में मैं समय नहीं लगाऊंगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए कि पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में 2017 में कितना बड़ा कारोबार ये इंडस्ट्री करती थी। ये रिपोर्ट फिक्की और केपीएमजी ने भारत सरकार को दिया। दूसरा एक रिपोर्ट दिया, उसी रिपोर्ट का एक पार्ट ये था कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जनरेटेड नियरली 1.5 ट्रिलियन इन सेल सिंस 2009 से लेकर के 2017 के बीच में
इस इंडस्ट्री ने पूरी दुनिया में 1.5 ट्रिलियन का सेल किया। अब ट्रिलियन अपने कैलकुलेटर पर जोड़ लीजिएगा, कितना बड़ा कारोबार होगा। और यह भी रिपोर्ट में बताया गया कि नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैव बीन पेड ओवर $600 बिलियन, मतलब बिलियन डॉलर्स इन कमीशन सिंस 2009 से 2017 के बीच में जो नेटवर्कर्स पूरी दुनिया में रहे हैं, वो नेटवर्कर 600 यूएस बिलियन डॉलर की अर्निंग कर चुके हैं। इतना पैसा डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में बढ़ चुका है। आप कैलकुलेट करके देखिएगा कितना पैसा है। और डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या को अगर देखा जाए तो 2017 तक पूरी दुनिया में 116.7 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग से अपना कैरियर बना चुके थे या बना रहे थे। तो इतने सारे लोग इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व थे। फिक्की और केपीएमजी ने भारत सरकार को बताया कि ये जिस इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री लगभग 100 साल पुराना इंडस्ट्री है, ये आज का इंडस्ट्री नहीं है। और ये इंडस्ट्री, डायरेक्ट मार्केटिंग का जो इंडस्ट्री है, दिस इज लार्जेस्ट मॉडल ऑफ सेल्स एंड सर्विसेज। सेल्स और सर्विस के लिए पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मॉडल है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो बेचे जाते हैं वो इसी मॉडल से भी बेचे जाते हैं, जिसे अपने हिंदुस्तान में छोटा मोटा मॉडल इसको समझा जाता है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम चीट फंड एंड पोंजी स्कीम। और उस रिपोर्ट में चीट फंड और पोंजी स्कीम को अलग बताया और बताया डायरेक्ट मार्केटिंग को चीट फंड और पोंजी स्कीम से कोई मतलब नहीं है, ये बिल्कुल उससे अलग है। और वुमेन पार्टिसिपेशन की बात भी उस रिपोर्ट में की गई और उस रिपोर्ट में बताया गया कि पूरी दुनिया में महिलाओं का पार्टिसिपेशन इस कारोबार में, इस इंडस्ट्री में 76% है। 76% महिलाएं। अगर 100 लोग इसमें सक्सेस हैं पूरी दुनिया में, तो उसमें 76 जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो वुमेन डिस्ट्रीब्यूटर है। तो महिलाओं के लिए 76% ये था। और उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि करेंटली इंडिया में जो साइज है डायरेक्ट मार्केटिंग का, वो 13,000 करोड़ का है। और इन इंडिया व्हिच इज गोइंग टू क्रॉस 64,500 करोड़ का ये क्रॉस करने जा रही है लिमिट 2025 आते आते। अंदाजा लगाइए, आज 13,000 करोड़ का व्यवसाय होता है डायरेक्ट मार्केटिंग का पूरे इंडिया में। तो बेगूसराय में 25 से 30-35 लोग आज 4 व्हीलर मेंटेन करते हैं 13,000 करोड़ के व्यवसाय में। और जरा समझिए कि 2025 का जब समय आएगा, 64,500 करोड़ का कारोबार होगा, तो क्या स्थिति होगी हमारी और क्या स्थिति होने वाली है आपकी। ये बात समझाने का प्रयास किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और एक बात और भी समझाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, देयर आर सम इंडियन कंपनीज, कुछ ऐसी भारतीय कंपनी है जिसके पास ये मादा है, जिसके पास ये क्षमता है कि वो एक दिन दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन सकती है। और सुनकर आपको खुशी होगी, क्योंकि उस रिपोर्ट में कुछ कंपनियों के जो नाम लिखे गए, उसमें से एक कंपनी, हमारी कंपनी और आपकी कंपनी मोदी केयर भी है, जो भारत की पहली और पायोनियर नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है। और इस कंपनी में वो दम है, वो मादा है, जो दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन सकती है। और भारत सरकार ने जब इस रिपोर्ट के बाद, जब ये रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपा गया, तो उसके बाद भारत सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया। और इस बीच में थोड़ी और भी कुछ चेंजेस हुए। मोदी केयर के अंदर कुछ चेंजेस हुए। समीर मोदी साहब किसी कारण से मोदी केयर से आउट हो चुके थे। 2015 में समीर मोदी साहब मोदी केयर में वापस आए। युवा खून था, युवा सोच थी, और समीर मोदी साहब ने मोदी केयर को दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाने के लिए कुछ स्टेप्स उन्होंने उठाए। और कुछ स्टेप ये थे, उन्होंने मोदी केयर के प्रोडक्ट रेंज को बहुत बड़ा किया, मोदी केयर के प्राइसिंग जो थे प्रोडक्ट के, उस प्राइसिंग को मैनेज किया, और मोदी केयर के प्लान को चेंज कर दिया। और इन सारी चीजों के कारण मोदी केयर एक रफ्तार, दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली कंपनी बन गई। देखिए कुछ उदाहरण आपको बताते हैं। 20 टाइम्स ग्रोथ इन 5 इयर्स, 5 साल में 20 गुना ग्रोथ।
जरा सोच के अटपटा आपको लगेगा। ईयरली बिजनेस ऑफ मोदी केयर का सालाना बिजनेस रिपोर्ट आपको बताता हूं। 2015 में मोदी केयर ने पूरे साल का जो कारोबार किया था वो था 97 करोड़ का। एक साल में, एक अकाउंटिंग ईयर 2015 में मोदी केयर ने 97 करोड़ का कारोबार किया था। वही कंपनी बस स्ट्रेटजी के बदलने के कारण और गवर्नमेंट की नीतियों के बदलने के कारण मात्र 4 साल के बाद इन 2019 में यही कंपनी, इसका कारोबार हो गया एक साल का 1175 करोड़ का कारोबार हुआ। 4 साल समय लगा 97 करोड़ से 1175 करोड़ पहुंचने में। और आपको सुनकर हैरानी होगी, 2020 में जब पूरी दुनिया बंद थी, सारे इंडस्ट्री डाउन थे, पूरी लोगों की आर्थिक स्थिति, देश की आर्थिक स्थिति चरमराई हुई थी, उस समय, उस साल में 2020 में मोदी केयर ने 2000 करोड़ का कारोबार किया एक साल के अंदर। और आप समझ सकते हैं ये जो रफ्तार है, ये रफ्तार आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी केयर आज से 5 साल के बाद कहां पर हम खड़े होंगे। समीर मोदी सर का विजन इतना बड़ा है, समीर मोदी सर का सोच इतना बड़ा है, और कंपनी जब इस रफ्तार से आगे जा रही है तो हमारी और आपकी स्थिति क्या होगी, इसको हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए, एक तरफ आज नेटवर्क मार्केटिंग लोगों के समझ में आने लगा है। आज कई यूथ ऐसे आपको मिलेंगे, कई ऐसे यूथ हैं जो यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं और पास आउट होकर आते हैं और किसी अच्छे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं और अपना कैरियर बिल्ड करते हैं। आज पूरे इंडिया के अंदर कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहां मोदी केयर से, मतलब हर जिले में 2-4 लोग ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो 1-8 लाख रुपया मोदी केयर से अर्न करते हैं। लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं। आप केस स्टडी देखिए, आप सोशल मीडिया पर जाकर देखिए, इतने सारे लोगों की जिंदगी बदल रही है। लेकिन वहीं पर जहां इतने लोगों की जिंदगी बदल रही है, वहीं कुछ मिथ्स आज भी मार्केट में है। चलिए, तो मिथ्स ऑफ एमएलएम, मल्टीपल मार्केटिंग से संबंधित कुछ भ्रम अभी फील्ड में हैं, और उस भ्रम को हम लोग बारी बारी से देखते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं वो जो भ्रम है या उनकी जो सोच है लोगों की, वो सही है या गलत है। हो सकता है हम में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो आज इस जूम मीटिंग पर हैं, लेकिन ये मीथ हमारे अंदर भी है। और जब मैं इस बिजनेस में नहीं था तो ये सभी मीथ मेरे अंदर थी। मेरे अपलाइन ने मुझे ये सब कुछ समझाया और आज मैं समझता हूं वो सब कुछ भ्रम था। सबसे पहला भ्रम लोगों को क्या है, लोगों को ये लगता है नेटवर्क मार्केटिंग कोई छोटा मोटा बिजनेस है। लोगों को ये लगता है ये मेरे लेवल का बिजनेस नहीं है, ये तो छोटा मोटा बिजनेस है। तो आपको एक बात बता दें, लोगों की ऐसी सोच इसलिए है, या हमारी सोच ऐसी इसलिए है कि बचपन से आज तक हमने यही समझा है कि कोई ऐसा बिजनेस जिस बिजनेस में लागत बहुत बड़ा है, इसका मतलब वो बिजनेस बहुत बड़ा है। अगर किसी बिजनेस की लागत कम है, इसका मतलब वो छोटा मोटा बिजनेस है। अगर आप किसी कंपनी का शोरूम खोलते हैं तो करोड़ों रुपया आपको लगता है, तो वो बड़ा बिजनेस हुआ। अगर कोई पान की गुमटी लगाता है तो उसमें छोटा इन्वेस्टमेंट होता है, इसका मतलब वो छोटा बिजनेस है। लेकिन आपको एक बता दें, एक बात, जमाना बदल गया। आज वो जमाना नहीं है जहां बड़ा बिजनेस बड़ा पूंजी लगाकर किया जाता है। आज आप देखिए जो व्यवसाय आज डेवलप हो रहे हैं, आपने कई व्यवसाय का नाम आपने सुना होगा, आपने ओला का नाम सुना होगा, आपने फ्लिपकार्ट का नाम सुना, आपने अमेजन का नाम सुना। इन सभी लोगों का इन्वेस्टमेंट क्या था? इन सभी लोगों का इन्वेस्टमेंट जीरो था। आज ओला के पास अपनी एक भी गाड़ी नहीं है, आज ओयो के पास अपना एक भी होटल नहीं है, आज अमेजन के पास अपनी एक भी मैन्युफैक्चरिंग उसके पास यूनिट नहीं है, लेकिन दुनिया भर की चीज वो बेचता है। पूरी दुनिया के होटल आज इसके ओयो रूम्स ओयो के हैं। तो आज जमाना बदल गया और आज के जमाने में कई करोड़ का रिटर्न देने वाला बिजनेस कई ऐसा है मार्केट में जो बिना
पूंजी के शुरू होता है। इसलिए आप अगर ऐसा सोचते हैं कि इस बिजनेस को रिटर्न के हिसाब से आप अगर देखिएगा, लागत के हिसाब से सोचिएगा, तो ये सोच गलत होगा। ये जीरो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, लेकिन ये रिटर्न आपको इतना बड़ा दे सकता है जो बात अभी आपके बिलीव में नहीं होगा। तो ये एक भ्रम है। अगर इस तरह का भ्रम आपके पास है तो उस भ्रम को खत्म करिए। आज लोग इस बिजनेस से कितना बड़ा बड़ा पैसा कमा रहे हैं। दूसरा मिथ्स लोगों के पास अभी भी है इंडिया में, इसमें बहुत सारा समय चाहिए होता है। लोगों को लगता है इसको करने के लिए ना बहुत सारा समय चाहिए होता है, जबकि आपको बता दूं, यदि आप सप्ताह में 5 से 8 घंटा समय भी आप अगर निकाल सकते हैं तो ये बिजनेस आप कर सकते हैं। आपके पास उदाहरण है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लोग अपने जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड किया। 5 घंटा 8 घंटा समय समय निकालकर कई लोगों ने इस बिजनेस को बिल्ड किया है। और आपको अगर समय का मैनेजमेंट आ जाए, आप गौर कीजिए तो सुबह से शाम तक बहुत ऐसा टाइम आपका है जो टाइम आपका बर्बाद होता है, जिस टाइम को मैनेज करना आपको नहीं आता। अगर सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट आप सीख जाएं तो दिन में 2 घंटा समय हर कोई निकाल सकता है। और अगर दिन में 2 घंटा समय हमने निकाल लिया तो इस बिजनेस को हम बिल्ड कर सकते हैं। और ये एक भ्रम है। तीसरा एक भ्रम लोगों के पास और भी है। लोग ये समझते हैं यह पैसा कमाने का आसान रास्ता है। कई लोग इसे लॉटरी समझते हैं। कई लोग इस माइंड सेट के साथ बिजनेस में आते हैं कि मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया, बस 4 ऐसा लोग मिल जाए काम करने वाला, वो काम करेगा और मैं बैठकर पैसा कमाऊंगा। तो लोगों को लगता है पैसा कमाने का ये आसान रास्ता है। अगर ये भ्रम आपको है तो मैं आपको बता दूं, इस बिजनेस में भी आपको वो सभी चैलेंजेस आएंगे जो दूसरे बिजनेस में आते हैं। आप एक पान की गुमटी लगाएं या फिर आप कोई भी बिजनेस शुरू करें, आपको चैलेंजेस आएंगे। और जिस तरीके के चैलेंज आपको उस बिजनेस में आते हैं ना, इस बिजनेस में भी उसी तरह के चैलेंजेस आपको आएंगे। ये पैसा कमाने का आसान रास्ता नहीं है। इस बिजनेस को चलाने के लिए ना आपको कुछ चीजों को सीखना पड़ता है। आज अगर मैं इस बिजनेस से पैसा कमा रहा हूं तो मैंने इसके कुछ चीजों को सीखा है। जब मैं इस बिजनेस को ज्वाइन किया था उस समय मुझे नहीं आता था, वो यहाँ सिखाने वाले लोग थे और मैंने उस चीजों को सीखा। या जो भी लोग आज पैसा कमा रहे हैं वो लोग कुछ सीख कर कुछ स्किल को डेवलप किया और तब जाकर वो पैसा कमा रहे हैं। तो आपको भी अगर पैसा कमाना है तो यहाँ कुछ चीजों को सीखना होगा, उसका अभ्यास करना होगा। हाँ, एक बात जरूर है कि आप जब यहाँ अभ्यास करेंगे तो कोई फाइनेंशियल नुकसान आपको होने वाला नहीं है। आप उसका अभ्यास करके उसको सीख सकते हैं। और माइंड सेट आपको ऐसी रखनी चाहिए कि 6 महीने से 1 साल का समय जो आपका है इस बिजनेस को सीखने में लगाइए। 6 महीने से 1 साल का समय कमाई के बारे में सोचने का नहीं है। 6 महीने से 1 साल समय अगर इस बिजनेस को सीखने के लिए आपने लगाया, हाँ इस बीच में थोड़ी बहुत इनकम आपकी होती रहेगी, ऐसा नहीं कि कुछ आएगा नहीं, लेकिन उस रिटर्न के हिसाब से आप बिजनेस को नहीं आंकिएगा तो इस तरीके से आप सीख कर बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। देखिए, लोगों को लगता है ये आसान बिजनेस है और मैं आपको बता दूं ये बिजनेस बिल्कुल आसान नहीं है। पैसा कमाना आसान नहीं होता। ये बिजनेस आसान नहीं है, लेकिन एक चीज है, ये सिंपल बिजनेस है। ये बहुत ही साधारण बिजनेस है। और इस बिजनेस में एक चांस तो आपको जरूर मिलता है कि आपके लाइफ में एक परिवर्तन आ जाए, एक चेंज आपके लाइफ में आ जाए। इतनी क्षमता इस बिजनेस में है। सिंपल कुछ चीजें होती है, छोटी छोटी कुछ चीजें होती है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई समीकरण सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बहुत आसान सा चीज है, उस चीज को डुप्लीकेट करना होता है। एक प्रूवन सिस्टम है, उस सिस्टम को जब डुप्लीकेट करते हैं तो ये बिजनेस हमारा बिल्ड होने लगता है। और एक मौका हमारे पास जरूर है कि अपने लाइफ में एक ऐसा परिवर्तन ला सकें कि आने वाली पीढ़ियां भी याद करें। चौथी, लोगों के मन में बहुत सारे लोग आपको ऐसा मिलेंगे जो आपको बताएंगे नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का इस्तेमाल करती है। लोगों को क्या लगता है कि हम जब काम करते हैं तो हमारे काम से हमारे अपलाइन का सपना पूरा होता है। लोगों को लगता है हम काम कर रहे हैं उसी से वो पैसा कमा रहा है। ये एक बहुत बड़ा मीथ है, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। जरा
चश्मे को उल्टा करके देखिए इसको, यह लोगों का इस्तेमाल करने का बिजनेस नहीं है, बल्कि लोगों की मदद करने का बिजनेस है। आज अगर मेरे अपलाइन मुझसे पैसा कमा रहे होंगे, लेकिन शुरुआत में जब मैं इस बिजनेस में नया था तो मेरे अपलाइन ने मुझे इस बिजनेस को करने के लिए सिखाया था, मेरे साथ काम किया था, मेरी मदद किया था, और इस जगत तक पहुंचाने में मेरे अपलाइन का बहुत बड़ा रोल है। और उसी रोल की वजह से, चूंकि उन्होंने मुझे तैयार किया, मुझे इस लायक बनाया, आज यही कारण है कि आज वो हमसे पैसा कमा रहे हैं। ये लोगों का इस्तेमाल करने का बिजनेस नहीं है, ये लोगों के का मदद करने का बिजनेस है। नेटवर्कर अपने साथ आए हुए लोगों के सपनों के लिए काम करते हैं। सच्चा नेटवर्कर कौन है? सच्चा नेटवर्कर वो नहीं है जो मंथ में अपने बोनस के लिए काम करता है। सच्चा नेटवर्कर आपको मिलेगा, टीम का लीडर आपको मिलेगा, जो हर समय चिंता ये करता है कि मेरे साथ में जो लोग आए हैं वो कितना पैसा कमा रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए, क्योंकि साथ में आए हुए लोग अगर पैसा नहीं कमाएंगे तो नेटवर्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। जरा आप सोचिए, आज आप टीम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या आप ऐसा चाहेंगे कि आपके साथ जो लोग हैं वो पैसा न कमाएं? आपके साथ के लोग जब पैसा कमाएंगे, आप पूरा योगदान उनको करेंगे, तो वो पैसा कमाएंगे तो आप भी पैसा कमाएंगे। तो ये सोचना बिल्कुल गलत है कि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का इस्तेमाल करती है, नेटवर्क मार्केटिंग लोगों की मदद करती है। पांचवा भ्रम लोगों को है, पांचवा चीज लोग ये बताते हैं, ये लोगों को कन्विंस करने का बिजनेस है और मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता। लोगों को, अब इसके लिए दूसरे शब्द का लोग इस्तेमाल करेंगे, ये लोगों को कन्विंस करने का बिजनेस है। लोग इस भ्रम में हैं, और आपको बता दूं, ये लोगों को कन्विंस करने का बिजनेस नहीं है, ये खुद कन्विंस होने का बिजनेस है। जिस दिन आप कन्विंस हो गए ना इस बिजनेस से, उस दिन फिर आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। आप नेटवर्क बिल्ड कर चुके होंगे, आप ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बन चुके होंगे, जिस दिन आप कन्विंस हो जाएंगे। दिक्कत लोगों को कन्विंस करने की नहीं है, दिक्कत खुद कन्विंस होने में ही है, और ये एक मीथ है। और लोगों से आप जब बात करेंगे, अक्सर लोग ये बात आपको बोलेंगे, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। एक मीथ है कि लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। क्यों इंटरेस्ट नहीं है? पैसा तो चाहिए ना, विदेश यात्रा चाहिए ना, कार चाहिए ना, पैसिव इनकम चाहिए ना, तो फिर इंटरेस्ट क्यों नहीं है? ये एक मीथ है। सच्चाई ये है, इंटरेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि सही जानकारी नहीं है। जिस चीज की आपको जानकारी नहीं होगी, उस चीज से आपका इंटरेस्ट होगा क्या? क्रिकेट अगर आपके समझ में नहीं आता है, क्रिकेट का गेम का रूल क्या होता है, वो अगर आपके समझ में नहीं आएगा, तो आपको अगर बैठा दिया जाकर के स्टेडियम में और कितना भी रोमांचक मैच होता रहेगा, आपका इंटरेस्ट होगा क्या? आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको तो समझ नहीं है उस चीज की। लेकिन अगर कोई आपको वो चीज समझा दे, वो चीज बता दे, ये 4 हुआ, ये 6 हुआ, ये आउट हुआ, ये कैच हुआ, ये चीज अगर लोग समझा दे, तो फिर बताइए क्रिकेट कितना इंटरेस्टिंग होता है। तो इंटरेस्ट नहीं है, ये एक भ्रम है। और फाइनली आपको बताना चाहूंगा, डोंट एक्सक्यूज, बहाने मत बनाइए। एक बार किस्मत से अगर इस प्लेटफॉर्म पर आप आ गए, किसी तरीके से आप अगर इस प्लेटफॉर्म पर आ गए, तो बहाने मत बनाइए, स्टेप फॉरवर्ड, आगे बढ़िए। आप सही रास्ते पर हैं, सही जगह पर हैं। मोदी केयर इज ग्रोइंग विथ ए ब्लास्टिंग रफ्तार। मोदी केयर कितनी ब्लास्टिंग रफ्तार से आगे बढ़ रही है, आपने देखा, आंकड़ा मैंने आपको दिखाया। और बहाने बनाना छोड़कर और स्टेप फॉरवर्ड आप आगे बढ़िए। फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, भविष्य क्या है नेटवर्क मार्केटिंग का, थोड़ा सा इसको भी समझते हैं। मैंने एक मलेशियन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के जो मालिक हैं, उनका एक इंटरव्यू मैंने सुना था। मलेशिया के अंदर एक मलेशियन कंपनी का, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के मालिक से ये पूछा गया, आपको क्या लगता है नेटवर्क मार्केटिंग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग का बड़ा बाजार कौन सा होगा? मुझे लगा था वो शायद बात करेंगे कि मलेशिया सबसे बड़ा बाजार होगा, क्योंकि वो वहां से बिलोंग करते हैं। लेकिन सुनकर हैरानी हुई, उन्होंने एक लहजे में बताया कि आज से 5 साल के बाद पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कारोबार जहां पर होगा, वो जगह है अपना इंडिया, अपना हिंदुस्तान।
इंडिया विल बी नंबर 1 मार्केट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। 5 साल, बड़े बड़े विशेषज्ञों का कहना है कि 5 साल के बाद भारत नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे उपजाऊ जगह होगा। और देयर आर ओनली 2 रिक्वायरमेंट ऑफ दिस बिजनेस। क्यों होगा भारत? भारत ही क्यों? तो इस बिजनेस की सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट होती है। सिर्फ 2 चीज चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए, और वो जिस देश के पास होगा वो सबसे नंबर 1 होगा। पहली रिक्वायरमेंट क्या है? पीपल। पहली रिक्वायरमेंट है लोग। तो लोग तो अपने पास बहुत सारे हैं। लोग अपने पास इतने हैं, जमीन खोदिए, पानी मिले ना मिले लोग मिल जाएंगे। पेड़ को हिला दीजिए, फल गिरे ना गिरे लोग 2-4 जरूर गिर जाएंगे। इतने लोग हैं इंडिया में। रोड पर चलिए तो शरीर छिलता है, इतने ज्यादा लोग हैं अपने इंडिया में। तो इस बिजनेस की तो बहुत बड़ी संभावना है यहाँ। लेकिन एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा, अगर लोगों से ये बिजनेस होगा तो चाइना तो हमसे ज्यादा है। अगर आबादी की बात करें, पॉपुलेशन की बात करें, तो चाइना तो हमसे ज्यादा है। लेकिन दूसरी जो रिक्वायरमेंट है इस बिजनेस की, वो रिक्वायरमेंट है नीडी पीपल चाहिए, लोग चाहिए, और जरूरतमंद लोग चाहिए। और जान लीजिए, ये जो रॉ मटेरियल है पूरी दुनिया में जितना इंडिया के पास है उतना और कहीं नहीं है। और यही रीजन है 5 साल के बाद भारत डायरेक्ट मार्केटिंग के क्षेत्र में पूरी दुनिया को लीड करने वाला देश है। इंडिया इज कंट्री ऑफ यूथ्स। आज बोला जाता है भारत जो है युवाओं का देश है। लेकिन एक विडंबना है, एक परेशानी भी है, एक चैलेंज है देश के साथ में। भारत युवाओं का देश तो जरूर है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है। टैलेंट की कमी नहीं है, रोजगार की कमी है। और आप अगर आंकड़ों पर देखें तो आंकड़े आपके समझ में आ जाएगा। 1 साल के अंदर अपने इंडिया में 90 लाख लोग ग्रेजुएट होकर यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं। 1 साल में 90 लाख युवा नौकरी की तलाश में बाहर निकलते हैं। और जब से मैंने होश संभाला, तब से जब भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का जब भाषण होता है देश के नाम पर, तो मैं इस बात को सुनता आया हूं, सारी सरकार कोई भी हो, सरकार ने कई बार कहा देश के युवा स्वरोजगार के क्षेत्र में जाएं, सरकार के पास नौकरी नहीं है। आज टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो चुका कि आज जहां पे लोग हैं उनकी छटनी करने की स्थिति है। जहां 100 लोग मिलकर काम करते थे, वहां एक छोटा सा सॉफ्टवेयर उस काम को करता है। फिर भी 90 लाख लोग यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर नौकरी की तलाश में वैकेंसी काउंटर पर नजर आते हैं। वो नीडी हैं। तो अपने पास लोगों की संख्या भी है और अपने पास नीडी लोगों की संख्या है, टैलेंटेड लोगों की संख्या है। तो यही 2 कारण है जिसके कारण इंडिया सबसे बड़ा बाजार बनने जा रहा है। आज तक हमने और आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा, हम लोगों ने समझा, वो घुटने छिला के हम लोगों ने समझे, ठोकर खा खा के हम लोगों ने सीखा है और उस स्किल को डेवलप किया है। लेकिन आने वाला जनरेशन क्या होगा? आपके सामने एक सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले काफी वायरल ये न्यूज था कि सोलोनी यूनिवर्सिटी, 2 यूनिवर्सिटी अपने देश में है जहां पर आईडीएसए के सहयोग से और डायरेक्ट मार्केटिंग का डिप्लोमा पाठ्यक्रम लागू किया गया, ताकि युवा यहां से शिक्षित होकर और डायरेक्ट मार्केटिंग का प्रोफेशनल बन सके। ये एक शुरुआत है। अगर दिख रहा है आपको आज से 5 साल, 7 साल, 10 साल के बाद का भविष्य डायरेक्ट मार्केटिंग का, तो आप समझिए इस चीज को। आज युवा प्रोफेशनल कोर्स, जिस तरह एमबीए करने के लिए लोग एडमिशन लेते हैं, उसी तरह बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, रेपुटेड यूनिवर्सिटी डायरेक्ट मार्केटिंग के कोर्स लागू कर रहे हैं। और उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने कौन जा रहा है? उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जा रही है डॉक्टर सुरेखा भार्गवा। उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जा रहे हैं सिद्धार्थ सिंह, जो अपने घुटनों को छिलाकर, जो लोग यहां फील्ड में डायरेक्ट मार्केटिंग को करके जो सीखा है, वो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को जाकर सिखाएंगे। जरा सोचकर देखिए, आज 6 महीने अगर मोदी केयर का चेक नहीं आता तो लोग बोलते हैं चलो जी मैं क्विट करता हूं, पैसा नहीं आया, ये बिजनेस काम नहीं करता है।
लेकिन साल 2 साल जब थ्योरेटिकल नॉलेज, ये सारी बातें एक स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी में जब पढ़ा दिया जाएगा, उनको सिखा दिया जाएगा, और वहां से पास आउट होकर जब वो किसी टीम को ज्वाइन करेंगे, किसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे, तो जरा समझिए कि उनको कितना समय लगेगा जीबीडी बनने में। उनको बहुत कम समय लगेगा। और हम और आप अगर केवल मैदान में खड़े रहे, बल्लेबाजी करते रहे, तो खुशी की बात यह है जब वो पास आउट होकर आएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे और आपके नेटवर्क में वो ज्वाइन करेंगे, तो उनका जो स्किल है वो स्किल हमारे और आपके काम आने वाला है। तो लगे रहना है, टिके रहना है। और बात आप देख लीजिए बात कहां तक पहुंच गई है। अब भारत सरकार ने भी इस क्षेत्र में जो गंदगी है ना, मार्केट जो खराब है, उस मार्केट को सही करने के जुगाड़ में लग चुकी है। तरह तरह के सख्त नियम और कानून बनाए जा रहे हैं। लोगों के साथ कोई भी चीटिंग, कोई भी ठगी अब नहीं की जा सकती। अब ये आज से एक सप्ताह पहले का न्यूज़पेपर है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों पर सख्ती, बदलना होगा मॉडल। जहां भी ए और बी करके जो प्लान आपको गुमराह करते थे, जो भ्रमित करते थे, पिछले कई वर्षों से हम लोगों ने लोगों को समझाया ये ए बी का प्लान है, ये भ्रम क्रिएट करने वाला प्लान है, ये सही प्लान नहीं है, लीगल प्लान नहीं है, लोगों के समझ में नहीं आया। लेकिन आज उस पर ये नियंत्रण करने जा रही है सरकार। आपने इस तरीके के न्यूज़पेपर पर डायरेक्ट मार्केटिंग के कई आलेख अब आपको मिलने लगे हैं, लोग अवेयर्ड होने लगे हैं। कहने का मतलब हमारा फ्यूचर बहुत ही सुरक्षित है। और एक इंटरव्यू में अजीम प्रेम जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था व्हाट इज लक, किस्मत क्या है। और अजीम प्रेम जी ने लक का जो डिफिनेशन दिया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बताया था टू बी विथ राइट पीपल ऑन राइट टाइम एंड राइट प्लेस इज लक। अगर आप सही लोग के साथ सही समय पर और सही जगह पर आप अगर हैं तो यही आपका लक है। और मैं समझता हूं हम जितने भी लोग हैं, हम सभी लोग आज अगर मोदी केयर में हैं तो हम सभी लोग राइट मतलब लोगों के साथ में हैं, सही समय पर हैं और सही प्लेटफॉर्म पर हैं। इसका मतलब हम सभी लोग बहुत लकी हैं कि आज हम लोग इस जगह पर और इस प्लेटफॉर्म पर हैं और अपनी जिंदगी को इस प्लेटफॉर्म पर बनाने का हम लोग सपना देख रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का, और मैं विश करता हूं आप सारे लोग सक्सेस हो, जीबीडी हो। और थैंक यू। माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा प्रसन्ना प्रशांत जी को। प्रसन्ना जी प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सर। काफी जबरदस्त तरीके से आज हम लोगों ने सीखा कि डायरेक्ट मार्केटिंग की शुरुआत किस तरीके से उसकी जरूरत महसूस हुई, किस तरीके से इंडिया में वर्ल्ड में नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई, आज इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग किस रूप में फल फूल रहा है और आने वाला फ्यूचर नेटवर्क मार्केटिंग का कितना बड़ा है। डियर फ्रेंड्स, मैंने पहले ही कहा कि मैं बीहट बेगूसराय का रहने वाला हूं और हमारे गांव के बगल में 2 कारखाने हैं, फर्टिलाइजर और रिफाइनरी। और हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि जिस समय ये फर्टिलाइजर और रिफाइनरी यहाँ पर लग रहा था, लोगों को बुलाया जाता था कि चलो जॉब के लिए, और लोग नहीं जाते थे क्योंकि उस समय उनके पास वो समझ नहीं थी कि ये जॉब क्या होता है। उसी तरीके से आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हम लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों को बताने के लिए, और लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। और जैसा कि अभी मंजे सर बता रहे थे कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी में आज इसकी पढ़ाई शुरू हो चुकी है। आज सुरेखा मैडम क्लास लेने जाती है, वहां पर लोगों को बताने जाती हैं कि डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है। डियर फ्रेंड्स, वक्त है समझने का, और कहा जाता है जब जागो तभी सवेरा। और आज हम लोगों ने इस चीज को सीखा, तो इस चीज को बेहतर तरीके से अपने आस पड़ोस में लोगों को जानकारी देने में मदद करें, और जो नेटवर्क मार्केटिंग का बेनिफिट है खुद भी लें और औरों तक इसका बेनिफिट पहुंचाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब हमारे साथ कुछ गेस्ट भी हैं सर। नितिन सर, शायद मनुकूल सर हैं। यस सर, यस सर। तो थोड़ा चाहेंगे कि मनुकूल सर का थोड़ा सा फीडबैक लिया जाए।
अनुकूल सर, आपके पास अनम्यूट का रिक्वेस्ट होगा, अनम्यूट हो सकते हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है सर, आ रही है सर। सर। नमस्कार सर। आज 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 मैंने पहली बार स्टेटिस्टिक्स के साथ पहली बार नेटवर्क को, मार्केटिंग की पारी प्लान को सुना। बहुत मजा आया बहुत सुन के, और बहुत नॉलेज अपडेट हुआ। आपको मैं बताऊं, जब मेरी शादी हुई थी 1991 में, उस समय मेरे जो बॉस थे वो एमवे का ऑफर लेके मैं जो आया था, उसमें 6,000 या 6,500 रुपया देना होता था, और उसके बाद एक किट मिलती थी, और उसमें वो सारी चीजें मैंने उसमें इन्वेस्ट भी किया था, बट आई डिडंट गेट, मतलब आगे बढ़ नहीं पाया। मैंने जब पहली बार ये सुना मंजेश सर को बोलते हुए कि भाई ये क्यों फेल हुआ, फिर बीच में कैसे कैसे सारी चीजें आ गई, एमवे के डायरेक्टर को जेल में भेजा गया था उसी कंफ्यूजन में कि शायद ये जो चिटफंड की कंपनियां हैं शायद वैसा ही तो ये सिर्फ खेल नहीं है। उसके बाद ये रेगुलेशन नया पास हुआ, उसके बाद नेटवर्क कंपनीज को बताया गया कि ये फ्यूचर है पूरी दुनिया का। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के पास जितनी पोटेंशियलिटी है लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने की, उतना किसी के पास नहीं है। बिना पैसे के कौन सी इंडस्ट्री शुरू हो सकती है? बिना पैसे के केवल स्किल के बल पे कौन सी चीजें की जा सकती हैं? तो ये हमारे पास वो चांसेस है। और बहुत राइटली कहा मंजेश जी ने कि आने वाला दिन नेटवर्क मार्केटिंग में अमेरिका का नहीं है, न्यूजीलैंड का नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, वो केवल इंडिया का है। क्योंकि हमारे पास यूथ है, टैलेंट है, स्किल है, सारी चीजें हैं। और अब बाहर भी बहुत सेचुरेशन आ गया। अब अमेरिका से लोग इंडिया आ रहे हैं, अब बाहर से लोग इंडिया आ रहे हैं। अब और बाहर के कंट्रीज में जो हम सुनते हैं हवाई बातें कि अमेरिका बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है, तो चाइना बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है, इट इज रॉन्ग मीथ। अब हिंदुस्तान ही सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है। मुझे अफसोस होता है कि मैंने 10 साल पहले मोदी केयर क्यों नहीं ज्वाइन किया। मुझे अफसोस होता है कि मैंने मंजेश जी और प्रशांत जी, आप जैसे लोगों से मेरी मुलाकात पहले क्यों नहीं हुई, नहीं तो आज मैं कहीं और बहुत ऊंचाई पे होता। लेकिन हाँ, मैं जिस प्रोफेशन में हूं मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन है, एंड आई एम रियली लविंग इट। मुझे बोलना अच्छा लगता है, मुझे लोगों से मिलना अच्छा लगता है। मैं जिस स्ट्रगल से निकला, उस स्ट्रगल से अपने आप को टाइम नहीं मिला समझने का, तो इसलिए अब मुझे समझ में आया कि नहीं, मुझे अगला जो 5 साल है वो मोदी केयर के साथ बहुत ऊंचाई पे जाना है, और मुझे लगता है कि मैं जा सकता हूं। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, जो भी मुझे सुन रहे हैं और जो भी मंजेश जी को सुने और आप प्रसन्ना जी को सुने हैं, ये राइट टाइम है। 2021 से लेके 2022 का जो फेज है, हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया की इकोनॉमिक टर्मोइल चल रही है, और इसमें जो घुस गया, जो इसमें घुसा, वो सोना बन के निकलेगा, ये तय है। क्योंकि 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो पूरे हिंदुस्तान का होगा, और उसके बाद फिर हिंदुस्तान को पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो जो रेगुलेशंस आ रही हैं, जो जो डायरेक्ट मार्केटिंग को बेनिफिट पर, क्योंकि अब नौकरी तो सरकार दे नहीं सकती, ये जग जाहिर हो चुका है। तो फिर हमें जो पढ़ाई ग्रेजुएट बने हुए हैं, जो इंटरमीडिएट करके आए हैं, जो यूनिवर्सिटीज में हैं, उनके पास टैलेंट है और वो झूठ मूठ का जिंदाबाद मुर्दाबाद में लगे हुए हैं और सरकार के ऑफिसों में घूम रहे हैं। उतना मेहनत अगर लोगों से मिलने का किया जाए, बोलने की स्किल सीखी जाए, लोगों से इंटरेक्शन किया जाए, तो शायद करोड़पति बनने में समय नहीं लगेगा। सो मुझे बड़ा अच्छा लगा मंजेश जी की बात को, एंड आई लव कि जितना मेहनत सब लोग मिलके कर रहे हैं, ये बेगूसराय की टीम लगता है पूरे हिंदुस्तान को गाइड करने वाली है। थैंक यू, अच्छा लगा। थैंक यू प्रसन्न। थैंक यू सर। डियर फ्रेंड्स, अभी आपने सुना मनुकूल सर को, और वो बता रहे थे कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपकी किसी भी मतलब क्या कहते हैं, खूबी को नहीं, आपकी केवल जरूरतों को देखा जाता है। अगर आपके पास जरूरत है, अगर आप नीडी हैं, अगर आप कुछ चाहते हैं अपनी जिंदगी में, आपके पास क्या है वो मायने नहीं रखता, बस आपकी चाहत मजबूत होनी चाहिए। इस जगह पर आपको हर चीज सिखाया जाता है। मुझे भी नहीं पता था कि किस तरीके से लोगों से बात करनी चाहिए, लेकिन इस जगह पर आज हम लोगों ने सीख सीख कर इस मुकाम को हासिल किया। यहाँ हर चीज आपको सिखाया जाता है, बस जरूरत है उस चीज को, आप अपने अंदर की चीज को जगाएं, जिसे कहते हैं अर्थ, जिसे कहते हैं जरूरत। अगर वो चीज आपकी समझ में आ गया तो फिर बाद बाकी सारा काम यहाँ पर आप सीख सकते हैं। बस प्रत्येक दिन शाम को 8 बजे इस जगह पर आप अपने आप को लाएं। हर वो स्किल सिखाया जाएगा जिससे नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा पैसा लोग कमा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम चाहेंगे मंजेश सर, आप ही के पास राइट है मीटिंग को ओवर करने का।